हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 50 प्लस इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो आपकी आने वाली एग्जामिनेशन पुणे मेट्रो के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आपको ये सेशन जो है वो कंप्लीट एंड तक के देखना होगा। इस सेशन में जो है जो जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन को कवर अप किया हुआ है, उसी के साथ साथ काफ़ी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी कवर किया है। सो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आपको ये बिफोर योर एग्जामिनेशन डेफिनेटली देख कर जाना होगा। आज के सेशन में आप लोगों को मैं और भी चीज़ें बताने वाली हूँ, वो ये है कि आपको ये बताने वाली हूँ कि और कौन से सेशंस आप लोगों को देखना है, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, सो वो सारे सेशंस आप लोगों को रेफर करने होंगे और आने वाले 1 या 2 दिन में मैं आप लोगों को करंट अफेयर का एक सेशन प्रोवाइड कराऊंगी जो कि होने वाला है 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का, जो कि आपकी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अभी एग्जामिनेशन में ऐसा हो रहा है कि रिसेंट मंथ के जो है वो करंट अफेयर ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो आपको वो सेशन मिलने वाला है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड अगर आप लोगों को इसका ई बुक चाहिए होगा तो आपको इसका ई बुक जो है वो कोचिफाई के एप्लीकेशन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर ले सकते हो, जिसका लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको फुल ऑन कॉन्सेंट्रेशन से देखना होगा। जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल रही है उसको आपको ध्यान में रखना होगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, व्हेन वाज द नीति आयोग एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि नीति आयोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब एस्टैब्लिश किया। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2015। नीति आयोग को जो है वो 1 जनवरी 2015 में फॉर्म किया गया। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है वो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, एंड वाइस चेयरपर्सन है डॉक्टर राजीव कुमार, एंड सीईओ है अमिताभ कांत। नेक्स्ट जो है कुछ स्लाइड्स में मैं आप लोगों को जो भी हमारी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है उस कब आई वो एंड उनके हेडक्वार्टर क्या है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी, बिकॉज बहुत बार एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसके आप देख सकते हो सेबी जो आया था वो 12 अप्रैल 1992 में आया। हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई। देन है PFRDA जिसका फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि आया था 23 अगस्त 2003 में एंड हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आप लोगों को इसके फुल फॉर्म्स भी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी बार फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं। देन है नाबार्ड जो कि आया था 12 जुलाई 1982 में, हेडक्वार्टर है मुंबई। सिडबी जो है वो आया था 2 अप्रैल 1990 में, हेडक्वार्टर है लखनऊ। NHB मतलब कि नेशनल हाउसिंग बैंक जो आया था 9 जुलाई 1988 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, एंड सो ऑन। ये जो 3 स्लाइड्स में मैंने आप लोगों को इम्पॉर्टेंट सारे इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जो कब आया था एंड उसका हेडक्वार्टर गिवन है इस चार्ट में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एंड आपको ई बुक में भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, सो ये कंप्लीट 3 चार्ट्स है, आपको ये सारे ध्यान में रखने हैं, विद एब्रिविएशन, विद फाउंड एंड विद हेडक्वार्टर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट 22nd एडिशन ऑफ फीफा मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022। इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो 22nd एडिशन फीफा मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप को 2022 में होस्ट करेगी। सो वो है कतार। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीफा का जो हेडक्वार्टर है वो है जूरिक स्विट्जरलैंड में, और ये जो होने वाला है वो होगा कतार अल्बैत स्टेडियम और अलखोट स्टेडियम में। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो है वो कतर में होने वाला है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। उसी तरह अगर 26 का पूछा गया तो आंसर हो जाएगा कनाडा, मैक्सिको एंड यूएस। सो इन 3 कंट्रीज में मिलकर होने वाला है 2026 का फीफा वर्ल्ड कप। विमेंस पूछा गया 23 का तो होगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप पूछा गया तो वो 23 में होने वाला है इंडोनेशिया में, जो कि 21 में होने वाला था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड के वजह से उसे एक्सटेंड कर दिया गया, तो वो 23 में होगा इंडोनेशिया में। ठीक है, एंड अंडर 17 वर्ल्ड कप अगर पूछा गया विमेंस का 22 का कहाँ पर होगा तो वो इंडिया में होने वाला है, एंड मेंस का होने वाला है पेरू में 23 का। ठीक है, उसके बाद ओलंपिक्स समर के 24 के होने वाले हैं पेरिस में, 28 के होने वाले हैं लॉस एंजलिस यूएसए में, एंड विंटर के होने वाले हैं 2022 के बीजिंग चाइना में, एंड 26 के होंगे मिलन एंड कॉर्टिना इटली में। इसके अलावा और भी अगर आपको स्पोर्ट्स इवेंट्स जानने हैं कि अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स कहाँ पर होने वाला है तो उसका सेशन जो है वो चैनल पे अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि बहुत बार जो है स्पोर्ट्स इवेंट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सो उसमें सारे मैंने स्पोर्ट्स इवेंट्स कवर अप किए हैं, सो आप वो सेशन देख सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कुचिपुड़ी इज अ मेन क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। कुचिपुड़ी जो है वो क्लासिकल डांस फॉर्म कौन सी स्टेट का है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। टोटल जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स है वो है 8,
भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, कथकली केरला से है, मोहिनीअट्टम केरला से है, उड़ीसी उड़ीसा से है, कथक उत्तर प्रदेश से है, मणिपुरी मणिपुर से एंड सत्रिय आसाम से। सो ये 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है इंडिया के। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं ये आपको पता होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की कैपिटल पूछी जा रही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वियना। जब भी आप लोगों को अदर कंट्रीज़ की कैपिटल पूछी जाती है तो वो जो भी इंटरनेशनल रिलेटेड जो भी न्यूज़ रिसेंट में चलती होती है उसी से रिलेटेड आप लोगों को कैपिटल पूछी जाती है। तो आप लोगों को रिसेंट में जो भी इंटरनेशनल अफेयर्स है वो ध्यान में रखने होंगे एंड उसी के साथ साथ आपको उसकी कैपिटल भी ध्यान में रखनी होगी। कभी कभार क्या होता है कि हम इंटरनेशनल अफेयर तो ध्यान में रख लेते हैं बट उसी से रिलेटेड जैसे कि कुछ कंट्री का करेंसी पूछा जाता है, कोई कंट्री का कैपिटल पूछा जाता है, वो हमें नहीं पता होता है। इसलिए आप जो भी इंटरनेशनल अफेयर पढ़ रहे हो पिछले 3 महीने का 4 महीने का, तो आपको उसका कैपिटल एंड करेंसी भी ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभार बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है बट हमें आंसर नहीं पता होता है। सो यहाँ पे ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल हो जाएगी वो ऑप्शन डी वियना हो जाएगा। अब मैंने ऑस्ट्रिया इसलिए कवर अप करवाया क्योंकि रिसेंटली जो है ऑस्ट्रिया के न्यू चांसलर अपॉइंट हुए हैं अलेक्जेंडर स्क्लेनबर्ग, तो ये बने हैं न्यू चांसलर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा जो रिसेंट की इंटरनेशनल अफेयर की न्यूज़ है वो ये है कि जापान के जो नेक्स्ट पीएम होने वाले हैं वो है फ्यूमियो किशिदा जो है वो बनने वाले हैं जापान के नेक्स्ट पीएम। नॉर्थ कोरिया सक्सेसफुली टेस्टेड अ न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल कॉल्ड वासोंग 8। सो नॉर्थ कोरिया जो है अपना नया हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो सक्सेसफुली उनका टेस्ट हो चुका है जिसका नाम है वासोंग 8। देन इथोपियन पीएम अबी अहमद टेक ओथ फॉर सेकेंड टर्म October 5, मतलब कि वो दूसरी बार फिर से इथोपिया के पीएम बने हैं अबी अहमद। जस्टिन ट्रूडो विंस 3rd टाइम एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। सो जस्टिन ट्रूडो जो है वो 3rd टर्म के प्राइम मिनिस्टर बने हैं कनाडा के। अब अगेन आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को इसकी कैपिटल एंड करेंसी पता होना ज़रूरी है। कनाडा की जो कैपिटल है वो है ओटावा एंड करेंसी है कैनेडियन डॉलर। ठीक है, इथोपिया के है एडिस अबाबा। ऑस्ट्रिया की मैंने आप लोगों को अभी बताया है। सो जो भी आप न्यूज़ पढ़ते हो रिलेटेड टू इंटरनेशनल अफेयर ये चीज़ें आपको साथ में ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट साइड में और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अफेयर है जो कि रिसेंट के जो कि मैं आपके कवर अप करवाऊंगी। जर्मनी रेल ऑपरेटर ड्यूश बैन एंड इंडस्ट्रियल ग्रुप सीमेंस लॉन्च द फर्स्ट ऑटोमेटेड एंड ड्राइवरलेस ट्रेन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि जर्मनी ने अपना पहला ड्राइवरलेस ट्रेन जो है वो लॉन्च किया है। सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन वॉज लॉन्च इन द सिटी ऑफ हैम्बर्ग सिटी में वो स्टार्ट हुआ है। दिस प्रोजेक्ट इज बिंग डेवलप्ड बाय सीमेंस एंड ड्यूश बैन। तो ये प्रोजेक्ट किसने डेवलप किया ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। जर्मनी की जो कैपिटल है वो है बर्लिन एंड करेंसी है यूरो। देन द वर्ल्ड एक्सपो 2020 हैज बीन ऑर्गेनाइज एट दुबई इन UAE। वर्ल्ड एक्सपो 2020 का जो है वो दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया इन UAE में फ्रॉम October 1st to 31st of March। द मेन थीम ऑफ द दुबई एक्सपो 2020 is connecting minds and creating the future। ठीक है, ये इसका थीम था। इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, उसका भी थीम है, सो वो आपको जो है वो ध्यान में रखना होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है मोरक्को के न्यू पीएम इलेक्ट हुए हैं जिनका नाम है अजीज अखनोच। ये बने हैं न्यू पीएम ऑफ मोरक्को। मोरक्को की जो कैपिटल है वो है राबट एंड मोरक्को की जो करेंसी है वो मोरक्कन दिरहम है। देन नेक्स्ट जो है वो है विमेन बनी है फर्स्ट पीएम ट्यूनीशिया की, जो बनी है प्राइम मिनिस्टर बनी है जिनका नाम है नजला बोर्डेन रोमधाने। ये बनी है फर्स्ट पीएम ऑफ ट्यूनीशिया एंड ट्यूनीशिया के जो प्रेसिडेंट है वो है कईस सैयद। कैपिटल है ट्यूनिश एंड करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंटली इंटरनेशनल अफेयर है जो कि आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए जो आपको ध्यान में रखने होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज बिटवीन। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बीच में हुआ था ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर एंड इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था इन 1526। डेट अगर पूछी गई तो आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526। सेकेंड बैटल हुआ था 1556 में बिटवीन हिमा विक्रमादित्य एंड अकबर और इसका जो डेट था वो था 5 नवंबर 1556। एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था वो हुआ था 1761 में 14 जनवरी को बिटवीन मराठास एंड अहमद शाह दुरानी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा हेडक्वार्टर ऑफ WMO दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड इन डैश। मतलब कि WMO का हमें हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिनेवा के स्विट्जरलैंड में जो है वो WMO का हेडक्वार्टर है।
अब आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जिनेवा में किसका किसका हेडक्वार्टर है। तो WHO का है, WTO, WMA, WIPO। इससे आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो भी W से स्टार्ट होता है और O पे एंड होता है, उन सब के हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके अलावा ILO, ITU, ICRC एंड GATT, ये सारे हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में है। आप लोगों को बहुत बार जो क्वेश्चन है इसे पूछा जाता है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो मैंने इसका भी एक अलग से वीडियो बनाकर रखा हुआ है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर। अगर आप लोगों को वो टॉपिक पढ़ना है तो आप चैनल पे अपलोडेड है, वो वीडियो जाकर देख सकते हो। अगर अदरवाइज आप लोगों को इसको सिर्फ पढ़ना है नोट्स के फॉर्म में, तो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे इसका पोस्ट मिल जाएगा। अगर आपने इंस्टाग्राम पे coachify_official के पेज को फॉलो नहीं किया होगा तो उसे फॉलो कीजिए। आपको उस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट मिलेंगे एंड उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक पोस्ट मैंने डाला हो जिसमें ऑलमोस्ट सारे मैंने जो भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे कवर अप किए, तो आप वहाँ से भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, चेनाब रेल ब्रिज इज लोकेटेड एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। चेनाब रेल ब्रिज जो है वो इनमें से कौन से इंडियन स्टेट से लोकेटेड है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है चेनाब रेल ब्रिज। It is situated between Bakkal and Kauri in the Raisi district of Jammu and Kashmir. The height of this bridge is 359 meter and it also topped the list of world highest rail bridge. The bridge also has the longest span in the Indian broad gauge railway network. The design and construction of the bridge were done by the Afcons Infrastructure. ठीक है, सो आप लोगों का ये पुणे मेट्रो का एग्जामिनेशन है, तो आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आप लोगों को रेलवे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसका भी स्पेसिफिक वीडियो मैंने डाला हुआ है, जिसके सबके लिंक्स जो है, जो भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करी हूँ, उन सबका आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप वो भी सेशंस बिफोर योर एग्जामिनेशन देख सकते हो, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन से जो है जिनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, इनमें से कौन है वो है ऑप्शन सी, मिस्टर एल्लाटूपल्लीवाल श्रीधरन जो है, इन्हें मेट्रो मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही इज एन इंडियन इंजीनियर हु इज क्रेडिटेड विद एन कंस्ट्रक्शन ऑफ द दिल्ली मेट्रो। ही सर्व एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन DMRC between 1995 and 2012. He has also received the following awards, that is Padma Shri in 2001 and Padma Vibhushan in 2008. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड और मेडल इज डैश। आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र जो है वो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है एंड इट इज प्रेजेंटेड टू द पर्सनल इन द फोर्सेस फॉर ब्रेवरी एंड वैलर। सो ये जो है, जो फोर्सेस में ब्रेवरी दिखाते हैं उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। इनमें सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो है वो है परमवीर चक्र, देन आता है महावीर चक्र, देन आता है वीर चक्र, देन आता है अशोक चक्र, देन आता है कीर्ति चक्र एंड देन आता है शौर्य चक्र। सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसकी बाद एक और चीज़ मैंने कवर अप की है कि इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो कि होते हैं वो दो है मेजर कैटेगरीज में। फर्स्ट है सिविलियन अवार्ड एंड सेकेंड है गैलेंट्री अवार्ड। सिविलियन अवार्ड जो होता है आर कॉन्फर्ड टू द पीपल विद आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द फील्ड वर्क। दिस अवार्ड्स आर प्रेजेंटेड टू द रिस्पेक्टिव रिसिपेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिपब्लिक डे। मतलब कि ये जो है जिनका आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट होता है इन द फील्ड ऑफ वर्क, तो वहाँ पर सिविलियन अवार्ड दिया जाता है। जैसे कि होता है भारत रत्न जो कि फर्स्ट डिग्री ऑफ ऑनर माना जाता है, देन होता है पद्म विभूषण जो कि सेकेंड डिग्री ऑफ ऑनर आता है, देन पद्म भूषण जो कि थर्ड डिग्री ऑफ ऑनर आता है एंड पद्मश्री जो कि फोर्थ डिग्री ऑफ ऑनर आता है। तो ये होता है सिविलियन अवार्ड एंड गैलेंट्री अवार्ड होता है जो कि मैंने आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा वो है, चाणक्य वॉज ऑल्सो नोन एज। चाणक्य को क्या बोला जाता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विष्णु गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु वॉज रूलर ऑफ द इंडियन एट द टाइम ऑफ द अराइवल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर। जहांगीर जो थे वो पहले रूलर थे इंडिया के एट द टाइम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जब वो आई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा, द फुल फॉर्म ऑफ IRCTC इज व्हाट। IRCTC का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कुछ एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है, हो सकता है आप लोगों को भी पूछा जाए एंड हम कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन डाला है। सो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये जो है ये IRCTC का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है ये पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व।
इसी के साथ साथ आप लोगों को एक और चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप लोगों को नेशनल पार्क का अगर वीडियो देखना है तो आपको ट्रिक्स के साथ अवेलेबल है, आपको नेशनल पार्क भी पूछे जाने के चांसेस है, सो आप वो सेशन भी देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र में इनमें से कौन सा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है जो कि लोकेटेड है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जो है वो पुणे में लोकेटेड है। द डायरेक्टर ऑफ द जनरल इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इज संतोष कुमार अग्रवाल। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर पूछा गया तो वो है नासिक में, एंड जगजीवन राम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एकेडमी अगर पूछा गया तो वो है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द नोबेल प्राइज इन पीस 2021 इज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। रिसेंटली जो है 11th ऑफ अक्टूबर को जो है वो कंप्लीट नोबेल प्राइज़ के अवार्ड्स कंप्लीट हुए, एंड ये सारे अभी तक जितने भी अवार्ड्स नोबेल प्राइज़ में जो 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं वो सारे अवार्ड्स एंड उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने रिसेंटली जो सेशन डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नोबेल पीस प्राइज से आपको क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हाई है, सो आप वो सेशन देख सकते हो। अगर आपको नेम्स नॉर्मली लर्न नहीं हो रहे तो उसमें मैंने ट्रिक्स के मदद से आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, रिकॉल भी करवाया है, एंड नोबेल प्राइज रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी कवर अप करवाई है। सो अगर वो सेशन नहीं देखा होगा तो देखिए, आपका वो सेशन देख के नोबेल पीस प्राइज जो है वो सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि नोबेल पीस प्राइज जो है 2021 का कौन से साइंटिस्ट को दिया गया? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मारिया रेसा एंड डिमित्री मुराटोव। जिन भी लोगों ने वो सेशन देखा होगा उन्हें डेफिनेटली ये आंसर क्वेश्चन देखते ही मार्क किया होगा, बट जिन्हें नहीं देखा होगा उन्हें ज़रूर जाकर देखना है। सो हमने किस तरह याद किया था, ये है वो स्लाइड। मैंने इसको याद करवाया था एक ट्रिक के फॉर्म में, और हमारा ट्रिक था मैरियान ने रैट को पीसफुली भगाने का ट्राई किया। अब पीस का वर्ड था इसलिए हमने पीसफुली ये वर्ड को पिक किया था। देन मारिया रेसा थी तो वहीं से हमने मारिया को लिया, एंड डिमित्री मुराटोव है वहाँ से ट्राई एक कीवर्ड हमने पिक किया है, एंड मुराटोव से हमने रैट को पिक किया है, ठीक है। सो क्या हुआ है, मैरिया ने रैट को पीसफुली भगाने का ट्राई किया है। अब हमें पीस प्राइज पूछा गया तो मैंने आप लोगों को बोला था जब भी पीस पूछा जाएगा तो आपको क्या ध्यान में रखना था कि शांति से किसको भगाने की कोशिश की थी? रैट को भगाने की कोशिश की थी। और किसने किया था? ये मैरिया ने किया था। तो मारिया रेसा एंड डिमित्री मुराटोव जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये ध्यान में रखना है कि मारिया रेसा कौन से कंट्री से बिलोंग करती है, तो वो है फिलीपींस से, एंड डिमित्री मुराटोव जो है वो रशिया से बिलोंग करते हैं। और इससे इन्हें ये जो अवार्ड है वो कौन देता है, कौन प्रदान करता है ये अवार्ड? वो है नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी जो है वो ये अवार्ड प्रदान करती है। एंड इन्हें किस लिए दिया गया? फॉर देयर एफर्ट्स टू सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विच इज प्री कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस। सो ये सारी चीज़ें मैंने कवर अप करवाई है। एंड पीस का अगर मैंने ध्यान रखने के लिए ऐसे ही बोला था कि पीस पूछा है मतलब कि शांति होता है, पीसफुली हमने मैरिया ने जो है वो पीसफुली क्या किया था? रैट को भगाने का ट्राई किया था, ठीक है। सो डिमित्री मुराटोव एंड मारिया रेसा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हु हैज स्टार्टेड चिपको मूवमेंट। किसने स्टार्ट किया? आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा जो है उन्होंने चिपको मूवमेंट को स्टार्ट किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडियन यूनियन। क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है, मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस का उल्लेख कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में किया गया है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 343 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Article 343 under section 1 of Constitution provides that Hindi in Devanagari script shall be the official language of the Union, and Article 343 subsection 2 also provided for continuing the use of English in official work of the Union for the period of 15 years from the date of commencement of the Constitution। ठीक है। सो नेक्स्ट जो आता है वो है कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपको ध्यान में रखने, अगर पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए, तो आप ये ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आप लोगों के लिए लाए हैं। अदरवाइज अगर आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट पता होगा तो, क्योंकि आर्टिकल ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हमें नहीं पता एग्जैक्टली एग्जामिनेशन में कौन सा आएगा, बट हमें ये पता है कि कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन सी मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। सो वो सारे मैंने यहाँ पे मेंशन किए, आप एक बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 स्लाइड्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो पॉज करके भी पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको इसका ई बुक मिल जाएगा, आप ई बुक से भी पढ़ सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज इज।
कौन से पहले इंडियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने पहला नोबेल प्राइज़ इंडिया से जीता था। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। एंड अगेन आप लोगों को कहना चाहूँगी, नोबेल प्राइज़ का अगर आप मेरा वीडियो देखोगे रिसेंट का, तो मैंने सारी चीज़ें ये बताई है कि हमारे इंडिया से कितने टोटल लोगों को नोबेल प्राइज़ अभी तक के दिया गया, कौन से कैटेगरी में दिया गया, कौन से ईयर में प्रोवाइड किया गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पर कवर की है। सो आप वो सेशन देखोगे, डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा अगर नोबेल प्राइज़ से आप लोगों को क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। सो यहाँ पर बोला गया कि फर्स्ट नोबेल प्राइज़ जो है वो 1901 में दिया गया था। हर साल जो है नोबेल प्राइज़ जो है वो 6 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर। ये जो है ये स्टॉकहोम के स्वीडन में दिए जाते हैं। एंड पीस प्राइज़ जो है वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, ठीक है। सो रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी बुक गीतांजलि के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिलीवर्ड इट्स फर्स्ट बैच ऑफ मेड इन इंडिया ई बाइक्स टू यूरोप? इनमें से कौन है जिन्होंने डिलीवर्ड किया अपना फर्स्ट बैच ऑफ ई बाइक्स टू यूरोप, जो कि मेड इन इंडिया है कंप्लीटली? वो है हीरो साइकिल्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हीरो साइकिल्स हैज डिलीवर्ड इट्स फर्स्ट बैच ऑफ मेड इन इंडिया ई बाइक्स टू यूरोप। द फर्स्ट बैच ऑफ अराउंड 200 यूनिट्स हैज़ बीन डिलीवर्ड टू जर्मनी। सो ये प्रोवाइड किया गया है जर्मनी में। 200 यूनिट्स जो है वो फर्स्ट मेड इन इंडिया ई बाइक्स जो है वो हीरो साइकिल्स ने प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा आने वाले 1 या 2 दिनों में आप लोगों को जो भी 15th ऑफ सेप्टेम्बर से लेकर अभी तक का जो 15th ऑफ अक्टूबर तक का मैं सारा जो भी करंट अफेयर है उसका सेशन आने वाले 1 या 2 दिन में आप लोगों को मिल जाएगा। वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत बार रिसेंटली अभी एग्जामिनेशन में ऐसा हो रहा है कि जो करंट अफेयर से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो रिसेंट मंथ के आ रहे हैं, मतलब रिसेंट फर्स्ट मंथ, मतलब वेरी रिसेंट मंथ, और उसका प्रीवियस वाला मंथ, ये 2 मंथ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। और आप लोगों को पता होगा मेरा 1 सितंबर से लेकर तो 15th ऑफ सितंबर तक का एक वीडियो जो है मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो आपने देखा ही होगा। नहीं देखा तो वो देख सकते हो। बट उसके बाद जो भी सेकेंड सेशन मेरा आने वाला है वो है 15th ऑफ सितंबर से लेकर 15th ऑफ अक्टूबर तक का, ठीक है। मतलब कि कल तक का वो उसमें मैं सारा कवर अप करवाऊंगी, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो वो आप ज़रूर देख कर जाइएगा, ठीक है, जो कि आपको कल या फिर परसों में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, द मिनिमम एज फॉर अ पर्सन टू सिक इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट इज? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 35 ईयर। मतलब कि प्रेसिडेंट का अगर इलेक्शन में कोई पर्सन को अगर वहाँ पर खड़ा होना है तो उसको मिनिमम एज कितना चाहिए? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 35 ईयर्स। 35 ईयर्स मिनिमम होने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट स्लाइड में ये स्लाइड बताता है कि मिनिमम एज लिमिट फॉर ऑल इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट होती है लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, तो इन 3 लोगों को अगर इलेक्शन में खड़ा होना है तो मिनिमम एज शुड बी 35 ईयर्स। और ये कौन से आर्टिकल के अंदर में आते हैं वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। देन मिनिमम एज फॉर द इलेक्शन एज अ MP लोकसभा एंड इलेक्शन एज अ MLA, सो इतना 25 ईयर्स should be important. Then minimum age for the election of MP राज्यसभा and MLC के लिए 30 years होना चाहिए. Then आता है upper age limit for the judge of Supreme Court and upper age for the appointment as a member of Union Commission 65 years. यहाँ पर upper age limit बताई गई है, ठीक है. Upper age limit for the High Court and State Commission is 62 years. इन पंचायत के इलेक्शन के लिए जो मिनिमम एज शुड बी 21 ईयर्स एंड म्यूनसिपैलिटी के लिए ऑल्सो 21 ईयर्स. और ये कौन सी आर्टिकल के तहत आता है वो भी मैंने मेंशन किया, अगर आप वो ध्यान में रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है. सो मिनिमम एज पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट सारे एक साथ कवर अप कर लिए, आप ध्यान में रख सकते हो. नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो है व्हाट इज अ मोटिव ऑन न्यू 200 रुपीज़ नोट. आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांची स्तूपा, जो कि मध्य प्रदेश का है. सो मोटिव पे भी क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आते हैं, इसलिए आप लोगों को यहाँ पर मैंने ये जो चार्ट है ये मेंशन किया हुआ है, ये हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे भी मैंने अपलोड किया हुआ है. आप ये सारे मोटिव ध्यान में रखोगे तो बहुत अच्छी बात है. अगर क्वेश्चन आता है तो आपका जो आंसर है, आपको जो 1 मार्क है वो इजीली मिल जाएगा. सो आपको ध्यान में रखना है कि 10 रुपीज़ की नोट पे जो है वो है सन टेम्पल, 20 रुपीज़ पे है एलोरा केव्स, 50 रुपीज़ नोट पे है हम्पी विद कैरियट, 100 रुपीज़ नोट पे है रानी की वाव, 200 रुपीज़ नोट पे है सांची स्तूपा, 500 रुपीज़ नोट पे है रेड फोर्ट बिल्डिंग एंड 2000 रुपीज़ नोट पे है मंगलयान. सो रिसेंटली DFCCL का भी एग्जामिनेशन हुआ था, तब भी पूछा गया था कि 500 रुपीज़ नोट पे किसका मोटिव है. सो आप लोगों को मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये मोटिव रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस है, सो आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा.
ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो है आगा खान कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। सो आगा खान कप जो है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा हॉकी। हॉकी से रिलेटेड है आगा खान कप, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे है हॉकी से रिलेटेड सारे कप्स अवेलेबल है। सो आगा खान कप, नेहरू ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, सुजीत सिंह कप, सिंधिया गोल्ड कप, एमसीसी ट्रॉफी, गुरमीत ट्रॉफी, ये काफ़ी बार एग्जामिनेशन में देखने मिलता है। सो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना होगा। इसी तरह आप क्रिकेट से रिलेटेड, फुटबॉल से रिलेटेड और जो भी डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कप्स है वो ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है वो हमारा वो है व्हेन डिड द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1853 में पहला पैसेंजर ट्रेन जो है वो रन किया गया था इंडिया से। ऑन 16 अप्रैल 1853 द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन इन इंडिया। इंडिया एज वेल एज एशिया गॉट देयर फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन। नॉट ओनली इन इंडिया, मतलब पूरे एशिया को पहला पैसेंजर ट्रेन मिल गया था। इट रन बिटवीन बुरी बंदर बॉम्बे टू थाने, मतलब कि वो बुरी बंदर बॉम्बे से थाने तक रन किया गया था एंड डिस्टेंस जो था वो था 34 किलोमीटर्स का, ठीक है। सो इसका डेट ध्यान में रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो है डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉजेज डायबिटीज। किसके डिफिशियंसी की वजह से डायबिटीज होता है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंसुलिन। इंसुलिन की जब डिफिशियंसी हो जाती है तो डायबिटीज होता है। इसके अलावा एक चार्ट यहाँ पर मेंशन है जो कि प्रेजेंट है आप लोगों के लिए, जिसमें विटामिन ए को कहा जाता है, उसका केमिकल नेम जो है वो है रेटिनॉल। विटामिन B1 का है थाइमिन एंड उसके डिफिशियंसी से कौन सा डिसऑर्डर होता है वो भी मेंशन है। एंड अगेन ये टॉपिक से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आप लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि विटामिन ए का अगर डिफिशियंसी होता है तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, पुअर विजन होता है। विटामिन B1 का अगर डिफिशियंसी हो जाता है, दैट इज थाइमिन का अगर डिफिशियंसी हो जाता है तो बेरी बेरी एंड एक्सट्रीम वीकनेस आती है। देन विटामिन B2 का अगर, राइबोफ्लेविन का अगर डिफिशियंसी हो जाता है तो रिटार्डेड ग्रोथ एंड बैड स्किन होने लगती है एंड सो ऑन। ये लिस्ट में सारे मिनरल्स की भी, अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ब्रिटल बोन्स एंड टूथ डिके। देन फॉस्फोरस की कमी होती है तो बैड टीथ एंड बोन्स। आयोडीन की कमी होती है तो गो टू एनलार्ज थायराइड ग्लैंड, ये सारी चीज़ें होती है। सो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चार्ट है, सो आपको ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो है द मूसी एंड भीमा आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। मूसी एंड भीमा जो है वो कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। सो वो है कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मूसी एंड द भीमा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर कृष्णा। Krishna river is one of the largest river in peninsular India. It flows through the states of Maharashtra, Andhra Pradesh and Karnataka. ये भी ध्यान में रखना होगा। Other tributaries of Krishna river are Tungabhadra, मल्लप्रभा, येरला, घटप्रभा, डिंडी, कोयना एंड दूधगंगा। ये भी कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ऑन हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स आर देयर। कितने फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। सो आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सी दिया हुआ है बट ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। टाइम, लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके यूनिट्स गिवन है। टाइम का सेकंड हो जाएगा, लेंथ का मीटर हो जाएगा, मास का किलोग्राम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर हो जाएगा। सो आपको इसके कितने फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं वो पता रखना है। उसके जो यूनिट्स हैं जो भी मैंने मेंशन किए वो भी ध्यान में रखना है एंड सिंबल तो आप ध्यान में रख ही सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा हु अपॉइंट्स द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट के जज को। सो नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि अपॉइंटमेंट मतलब कि कौन जो बड़े बड़े ऑफिस मतलब जो भी बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स होती है तो उन लोगों को कौन अपॉइंट करता है। सो प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर मतलब उसका प्रेजेंस नहीं है सो उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट को लेता है, वो उसकी ओथ लेता है। देन वाइस प्रेसिडेंट को कौन लेता है। प्रेसिडेंट लेता है, ठीक है। देन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की कौन लेता है। प्रेसिडेंट लेता है अगेन। गवर्नर की कौन लेता है। अगेन प्रेसिडेंट लेता है, ठीक है। देन मिनिस्टर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगेन प्रेसिडेंट है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट। तो आपको ये पता चल गई होगा कि ऑलमोस्ट जो है वो बड़ी बड़ी जितनी भी बड़ी पोस्ट होती है वो सारी प्रेसिडेंट उन लोगों की ओथ लेता है। और जैसे ही स्टेट लेवल पे बात आती है, सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट लेता है एंड स्टेट लेवल पे गवर्नर लेता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट गवर्नर लेगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर लेगा। जज ऑफ हाई कोर्ट गवर्नर लेगा, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए सो आप लोगों को
उसका आंसर आप इजीली मार्क कर पाओ। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा अगर आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके चेयरमैन कौन थे? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो है वो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में जो भी इंपॉर्टेंट कमेटीज थी रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सेटअप की थी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए, वो सारी कमिटीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन किए। कमिटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर जिसके जो चेयरमैन थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, देन स्टीयरिंग कमेटी के भी थे राजेंद्र प्रसाद, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी के भी थे राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्टिंग कमेटी के थे BR आम्बेडकर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के थे वल्लभ भाई पटेल एंड सो ऑन। सो ये सारी कमेटीज़ बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए जिसके चेयरमैन हमने देखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा इन विच सिटी इज अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च लोकेटेड। मतलब कि क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, कौन से सिटी में सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च जो है वो लोकेटेड है? सो वो है नागपुर में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है लोकतक लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। लोकतक लेक जो है वो कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज लाफिंग गैस। कौन से इनमें से जो है जिसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है वो है नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज फाउंड। इनमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इनमें से कौन से शेड्यूल में जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है? तो वो है 8th शेड्यूल। द 8th शेड्यूल अकर्स इन 344 अंडर सेक्शन 1 एंड 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब जो नेक्स्ट पेज है इसमें आप लोगों को सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी शेड्यूल्स है वो 12 शेड्यूल्स है टोटल, वो सारे मैंने यहाँ पर मेंशन किए। फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया गया है? लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटरीज। ठीक है, अभी रिसेंटली अगेन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि रिसेंटली जो DFCCL का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी शेड्यूल रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। इसलिए आप लोग कहना चाहूँगी कि आप लोगों को जो है ये शेड्यूल्स में जो 1 to 12 शेड्यूल्स है वो किसके लिए दिए गए हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th, टोटल 12 है। सिंपल है, आप एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इन विच ईयर गांधी जी लेफ्ट साबरमती आश्रम अहमदाबाद एंड टू प्लीज टू रिटर्न बैक ओनली आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ द स्वराज। किस वर्ष में गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद को छोड़ दिया था और उन्होंने एक संकल्प लिया था कि जब स्वराज की प्राप्ति होगी तभी वो रिटर्न आएंगे? सो वो था 1933। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सातपुरा रेंज। सातपुरा रेंज जो है उसका हाईएस्ट पीक पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुबगढ़ जो है वो सातपुरा रेंज का हाईएस्ट पीक है। सातपुरा रेंज इज अ रेंज ऑफ हिल्स इन सेंट्रल इंडिया। द रेंज राइजेस इन ईस्टर्न गुजरात स्टेट रनिंग ईस्ट थ्रू द बॉर्डर ऑफ महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश टू द ईस्ट टिल छत्तीसगढ़। द हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्याचल रेंज इज सद्भावना शिखर जिसे कि गुडविल पीक भी बोला जाता है। द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज जिंदगड़ा पिक। हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट इज अन्नामुडी। हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज इज गुरु शिखर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा विच केव्स आर वेल नोन फॉर देयर इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलोरा। इनमें से कौन से केव्स जो है जो कि जाने जाते हैं फॉर द इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर? तो वो है एलोरा जो कि औरंगाबाद की महाराष्ट्र में है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी दिया गया है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म इज कॉल्ड। आंसर हो जाएगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। Splitting of different colors of light in a prism is called dispersion of light. Next question हो जाएगा how many states and union territories together have only one seat in a लोक सभा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कितनी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज है जिनमें लोकसभा के लिए सिर्फ एक सीट है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9। टोटल 9 स्टेट्स है जहाँ पर लोकसभा के लिए जो है वो सिर्फ एक सीट है। ठीक है, एंड उसी तरह राज्यसभा में भी 9 स्टेट्स है जहाँ पर लोकसभा के लिए एक सीट है। और वो कौन सी स्टेट्स है मैंने यहाँ पर मेंशन की है। लोकसभा का मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट किया एंड राज्यसभा का मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट किया हुआ है। सो लोकसभा में जहाँ पर 1 सीट है वो है मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप,
पुडुचेरी एंड लद्दाख, यहाँ पर 1 सीट है फॉर लोकसभा। एंड राज्यसभा के लिए अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम एंड त्रिपुरा, यहाँ पर है राज्यसभा के लिए 1 सीट। ठीक है, सो ऐसे टोटल 9 स्टेट्स हैं जहाँ पर लोकसभा के लिए लोकसभा के इलेक्शंस के लिए 1 ही सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ऑन विच रिवर इज द हिराकुड डैम सिचुएटेड। हिराकुड डैम जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर सिचुएटेड है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी के ऊपर है हिराकुड डैम सिचुएटेड। उसी तरह भाखरा डैम इज लोकेटेड ऑन द सतलज रिवर। कृष्णा राजासागर डैम, कलनाई डैम, मिटू डैम, काबिनी डैम एंड अमरावती डैम आर लोकेटेड ऑन द कावेरी रिवर। ठीक है, कोटेश्वर डैम एंड टेहरी डैम आर लोकेटेड ऑन द भागीरथी रिवर। सो ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए जो आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ग्रांटेड द वोटिंग राइट टू एवरी इंडियन सिटीजन हु कंप्लीट 18 ईयर्स ऑफ द एज। तो क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जहां पर ये बताया गया था कि हर एक इंडियन का सिटीजन को वोट देने का राइट है अगर वो 18 ईयर ऑफ एज कंप्लीट करता है? तो वो है ऑप्शन सी, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1989। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1989। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्या बोला जा रहा है कि 2 स्टेटमेंट दिए हुए, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें बताना है। सो ए है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसका मीनिंग मतलब जिसके बारे में बताया गया कि scattered distribution of one particular species of tree, that is rosewood, and tropical deciduous forest, they have fewer species but they are found in close proximity, that is teak। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होता है। ये जो पेड़ होता है इसकी एक विशेष प्रजाति होती है, उससे ये बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ होता है। ठीक है, इसकी प्रजाति कैसी, बहुत ज़्यादा होती है, बट कैसी होती है, स्कैटर्ड होती है, मतलब कि दूर दूर में बिखरी हुई होती है। बट ट्रॉपिकल डिलीशियस फॉरेस्ट जो होते हैं ना, उसकी प्रजाति तो होती है ना, वो कम होती है, उसकी स्पीसीज जो होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डिडेशियस फॉरेस्ट। एंड ये जो इन्होंने इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मेंशन की है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं इसकी जो स्पीसीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है बट वो स्कैटर्ड होती है। एंड ट्रॉपिकल डिडेशियस फॉरेस्ट जो होता है उसकी स्पीसीज जो होती है वो कम होती है बट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा टिक, एंड ऊपर वाले का आंसर जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा रोजवुड। एंड बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हु अपॉइंट्स लोकपाल। लोकपाल को कौन अपॉइंट करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो लोकपाल को अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लई हरोबा इज अ फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। लई हरोबा जो है ये फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर का ये है फेस्टिवल लई हरोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन वायलेंट मूवमेंट लेड बाय महात्मा गांधी अगेंस्ट द ब्रिटिश राज वुड बी रैंक एज द मोस्ट इफेक्टिव टू मोबिलाइज द मासेस। मतलब कि ब्रिटिश राज के खिलाफ महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में इनमें से कौन सा ऐसा अहिंसक आंदोलन है जो कि जनता को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया? वो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि लॉन्च हुआ था ऑन 12th of January 1930 को विद द डंडी मार्च। ओके, इसी के साथ जो 2 और है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वाइट इंडिया मूवमेंट जो कि लॉन्च हुआ था ऑन 8th of August 1942 को बाय महात्मा गांधी जी। एंड स्वदेशी मूवमेंट इट वॉज लॉन्च इन 1905 एंड लास्टेड टिल 1911। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, कोरबा थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कोरबा थर्मल पावर स्टेशन जो है वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में है ये। सो अभी महाराष्ट्र में आप ध्यान में रख सकते हो, बिकॉज पुणे मेट्रो आप लोगों के एग्जामिनेशन है तो महाराष्ट्र का भी पूछा जा सकता है। तो महाराष्ट्र में जो थर्मल पावर स्टेशन है वो है तिरोरा, चंद्रपुर एंड खापरखेड़ा, एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर। ठीक है, सो ये आप ध्यान में रख सकते हो। अगर आपको सारे स्टेट्स के जानने हैं तो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट मिल जाएगा एंड एप्लीकेशन पे आपको वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? तो वो है 11। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओरिजिनली इट वॉज 10 बट जब 86th अमेंडमेंट आया था 2002 में तब फंडामेंटल जो ड्यूटीज थी वो 11 हो चुकी थी।
ठीक है, 10 से वो 11 हो गई थी। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा एट प्रेजेंट 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोका वाज अ किंग ऑफ विच डायनास्टी? अशोका कौन से डायनास्टी के किंग थे ये पूछा जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौर्य डायनास्टी। अशोका वाज एन एंशिएंट इंडियन एम्परर ऑफ मौर्य डायनास्टी हु रूल्ड ऑलमोस्ट ऑल द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम 268 to 232 BC. One of the India's greatest emperor, Ashoka reigned over the entire Indian subcontinent except party of the present day Tamil Nadu, Karnataka and Kerala. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स इन? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब आया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1950। द रिपब्लिक इज गवर्न इन टर्म्स ऑफ द इंडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, उसे अडॉप्ट किया गया इन 1949 ऑन 26 नवंबर, बट उसे लाया गया केम टू इनटू फोर्स जिसका डेट है 26 जनवरी 1950। सो ये आपको ध्यान में रखना होगा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा? कौन से स्टेट में जो है सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स है लोकसभा की? वो है महाराष्ट्र। सबसे पहला टॉप करता है यूपी, ये आपको नेक्स्ट स्लाइड में पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने मेंशन किया हुआ है लोकसभा की जो सीट्स है, मैंने टोटल मेंशन की है 543 है एट प्रेजेंट। ठीक है, सो उत्तर प्रदेश की जो है वो 80 है। टोटल सीट्स जो है वो डिफरेंट नंबर है, बट एट प्रेजेंट जो लोकसभा के सीट जिसके इलेक्शंस होते हैं वो है 543। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि टोटल सीट्स कितनी है। इससे रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अगेन आपको इंस्टाग्राम पे पोस्ट मिल जाएगी, तो आपको वहाँ पे सारा क्लियर हो जाएगा, कितनी कैसी लोकसभा राज्यसभा की कितनी सीट्स होती है और क्या होता है, वो आपको सारा इंस्टाग्राम पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो एक्टिव सीट्स है अभी लोकसभा की वो है 543। ओके, सो उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट है 80 एंड महाराष्ट्र में सेकेंड हाईएस्ट है, दैट इज 48। ठीक है, रिमेनिंग स्टेट्स की भी यहाँ पे मेंशन है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन शिवाजी महाराज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द प्राइम मिनिस्टर वॉज कॉल्ड डैश? जब शिवाजी महाराज जो मिनिस्टर हुआ करते थे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर को क्या बोला जाता था? सो आंसर है ऑप्शन बी, पेशवा। प्राइम मिनिस्टर को उस टाइम पे पेशवा कहा जाता था। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ? प्रोटीन्स किससे बनते हैं? दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, 49 पैरेलल इज बाउंड्री लाइन बिटवीन विच टू कंट्रीज? 49 पैरेलल जो है वो कौन सी दो कंट्रीज की बाउंड्री लाइन है? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए एंड कनाडा की बाउंड्री लाइन को कहा जाता है 49 पैरेलल। बट जो मैंने नीचे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स में मेंशन की है, रैटक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन एंड 24th पैरेलल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मैकमोहन लाइन जो पूछी जाती है, जो कि है इंडिया एंड चाइना की बॉर्डर लाइन। रैटक्लिफ जो है वो इंडिया पाकिस्तान की है एंड 24th पैरेलल इज ऑल्सो इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड डूरन लाइन जो है वो है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक है, सो ये रिमेनिंग वन आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर्ड फ्रॉम द हाउस एवरी 2 ईयर? हर 2 साल में राज्यसभा के कितने मेंबर्स जो है वो रिटायर होते हैं? सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स आर रिटायर्ड फ्रॉम द राज्यसभा। ठीक है, फ्रॉम एवरी 2 ईयर्स, मतलब हर साल 2 साल में 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर जितने भी है राज्यसभा की वो रिटायर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, द रिक्टर स्केल इज यूज टू मेजर द डैश? रिक्टर स्केल जो है वो किसके मेजरमेंट के लिए काम आता है? क्या मेजरमेंट करते हैं हम उससे करते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिक्टर स्केल से हम अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं। इसके अलावा और क्या ध्यान में रखना है, द स्पीड ऑफ एयर दैट इज कॉल्ड एनीमोमीटर, ये एग्जाम में पूछा गया है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मेजर्ड बाय फोटोमीटर, द सैलिनिटी ऑफ वाटर इज मेजर्ड बाय द सैलिनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच ऑफ दिस न्यूक्लियर पावर प्लांट इज नॉट करेक्टली मैच विद इट्स लोकेशन? इनमें से कौन सा जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि करेक्टली मैच नहीं है? सो सबसे पहला है गोरखपुर रिलेटेड टू हरियाणा, ये करेक्ट है। जैतापुर रिलेटेड टू महाराष्ट्र, ये भी करेक्ट है। अभी मैंने आप लोगों को बताया महाराष्ट्र में जैतापुर है। हरिपुर इज रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल, येस इट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड चुटका रिलेटेड टू राजस्थान, ये रॉन्ग है। चुटका इज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी जो है वो रॉन्ग न्यूक्लियर पावर प्लांट की पेयर है, सो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इसके साथ जितनी भी मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो आपको ध्यान में रखना है। जो सेशंस मैंने आप लोगों के लिए रिकमेंड किए वो सेशंस आप लोगों को जाके देखना है, जिसकी लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। आपको अगर इसका ई बुक चाहिए होगा तो आपको कोचिफाई के एप्लीकेशन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर इसका ई बुक ले सकते हो। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, थोड़ा भी यूजफुल रहा होगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।